हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 5 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज है ये आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी ये जो मॉक सीरीज है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस मॉक सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला थी चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला थी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चित्रा मुदगल जो है इनको किस रचना के लिए, अनवास नामक रचना के लिए वर्ष 2003 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए, व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान की जो स्थापना है ये वर्ष 1991 ईस्वी को हुई थी, और ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। और किस क्षेत्र में, अगर आपसे पूछा जाए बताइए किस क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। व्यास सम्मान केवल हिंदी साहित्य, साहित्य में भी केवल हिंदी साहित्य में ये सम्मान दिया जाता है। और सबसे पहली बार व्यास सम्मान वर्ष 1991 ईस्वी में किसको मिला था? रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा को सबसे पहला व्यास सम्मान मिला था वर्ष 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? देखिए, मानस वन्यजीव विहार ये स्थित है आपके किस राज्य में? असम राज्य में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य का ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। असम राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान भी है मानस वन्यजीव विहार जो है। और यह अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र और एक आरक्षित जीव मंडल है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो वर्ष 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 950 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। देखिए, वर्ष 1985 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। वर्ष 1985 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था, लेकिन 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के शुरू 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के शुरू में बोडो विद्रोही गतिविधियों के कारण इस उद्यान को वर्ष 1992 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची से हटा लिया गया था। लेकिन जून 2011 में इसे पुनः यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मानस वन्यजीव विहार ये है असम राज्य में, और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। मानस वन्यजीव विहार अब राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, हिमगंगा नामक नदी का उद्गम क्षेत्र है। हिमगंगा नामक जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? हेमकुंड
कुंड साहिब इसका उद्गम क्षेत्र है हिमगंगा नदी का। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हेमकुंड साहिब ये किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में ये स्थित है। सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है चमोली जिले में ये। और हेमकुंड झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। और यहाँ एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा और लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी है। और इस सरोवर जो कि कौन सा सरोवर? हेमकुंड झील या इसको लोकटक झील भी कहा जाता है। तो इस झील या सरोवर से कौन सी नदी? अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा नदी निकली है। और यह झील कितने पर्वतों से? हेमकुंड झील जो है ये 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव जो है इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? गुवाहाटी में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुवाहाटी जो है ना ये असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और देखिए ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव की बात करें तो ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव का आयोजन असम राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जौलजीबी मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जौलजीबी मेला इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1914 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जौलजीबी मेले की शुरुआत वर्ष 1914 ईस्वी में की थी। इसकी शुरुआत गजेंद्र बहादुर ने इसकी शुरुआत की थी वर्ष 1914 ईस्वी में। और देखिए यह मेला जौलजीबी मेला जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में, किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में काली व गोरी नदियों के संगम पर लगता है। और कब लगता है ये मेला ये भी आपको पता होना चाहिए। मांगशीर संक्रांति 14 नवंबर को इस मेले का आयोजन काली व गोरी नदियों के संगम पर जौलजीबी में होता है। जौलजीबी नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको बताना है भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये सेशन डेली आपको ये सेशन शाम 5 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो रहा है इस सेशन में तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो आप इस सेशन को डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके। इम्पॉर्टेंट मॉक सीरीज स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये सीरीज़ बनाई गई है। और साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ये कितनी है? ये है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। और इसका उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना है? उत्तरी दक्षिणी विस्तार है इसका भारत का 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है ये 2,933 किलोमीटर है। ये ध्यान रखेंगे। उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3,214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार है भारत का 2,933 किलोमीटर। और देखिए उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा ये किन देशों से लगती है? चीन से। भारत की उत्तरी सीमा लगती है चीन से, नेपाल से, इसके अलावा भूटान से। चीन, नेपाल और भूटान देशों से सीमा मिलती है भारत की उत्तरी सीमा। और भारत जो है ये चीन के मध्य की सीमा को भारत और चीन के जो मध्य सीमा है इस सीमा को क्या कहा जाता है? इस सीमा को कहा जाता है मैकमोहन
रेखा कहा जाता है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है। तो इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। एक से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील स्थित है किस राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है और यह झील अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कुंदी कहा जाता है। और देखिए झील का क्षेत्रफल, इस झील के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो लगभग 280 वर्ग किलोमीटर इस झील का क्षेत्रफल है और यह झील मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में स्थित है। मणिपुर राज्य के चूड़ाचांदपुर जिले में स्थित है यह झील। कौन सी झील? लोकटक झील। और यह मणिपुर का सबसे बड़ा जिला भी है। चूड़ाचांदपुर जो है ये मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व खाद्य दिवस एक दिवस आपके हर सेशन में, हर मॉक सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो आज का जो दिवस है ये कौन सा है? विश्व खाद्य दिवस है। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है कब? 16 अक्टूबर को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत हुई थी कब? 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 दिसंबर को किसका जन्म दिवस होता है? अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है 25 दिसंबर को। और इनके जो जन्म दिवस है अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को, तो इस दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आपसे आयोग कोई भी पॉइंट पूछ लेता है तो एक क्वेश्चन के साथ आपको अदर पॉइंट बताने का एक ही इसका मतलब है, ताकि कोई भी आपसे क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जाए तो आप करेक्ट आंसर करके आएँ। अगला देखिए, पंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पंडवानी नृत्य, इसका संबंध है किस राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य से इसका संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पंडवानी जो नृत्य है इसको करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए कि पंडवानी जो नृत्य है इसको करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तीजन बाई। तीजन बाई पंडवानी नृत्य करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और देखिए पंडवानी जो नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पांडव वाणी, अर्थात पांडव कथा यानी कि महाभारत की कथा। इसका मतलब क्या है? पांडव कथा यानी महाभारत की कथा इसका अर्थ है। और ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार, ध्यान दीजिएगा, प्रधान तथा देवार जो कि छत्तीसगढ़ की जातियां हैं। तो छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार जातियों की गायन परंपरा है। ये कथाएं जो हैं महाभारत की कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार जातियों की गायन परंपरा है। और प्रधान जो है ये गोंड की एक उपजाति है, जबकि देवार की बात करें तो देवार घुमंतु जाति है। घुमंतु जाति है देवार जाति। पसंद आ रहा है सेशन तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग बहुत कम देख रहे हैं इस सेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिएगा। आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। अगला देखिए, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह की रचना किसने की थी? नील नदी का वृक्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस कविता संग्रह की रचना किसने की
इसके रचनाकार कौन हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हिमांशु जोशी। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह की रचना की हिमांशु जोशी ने, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं पत्रकार श्री हिमांशु जोशी की उपन्यास, कहानी, कविता, जीवनी, संस्मरण, इसके अलावा यात्रा वृत्तांत, नाटक और बाल साहित्य पर अब तक लगभग 37 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और इन्होंने लगभग 29 वर्ष तक एक साप्ताहिक पत्र है, साप्ताहिक पत्र जिसका नाम है हिंदुस्तान साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। कितने वर्षों तक, 29 वर्षों तक। अगला देखिए, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है। लहचारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नृत्य जो है ये किस जनजाति का है ये आपको बताना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा थारू जनजाति। लहचारी नृत्य थारू जनजाति का नृत्य है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा थारू जनजाति के जो लोग होते हैं ये एक और नृत्य करते हैं जिसका नाम है खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी नृत्य भी कौन करते हैं, थारू जनजाति के लोग करते हैं। और देखिए होली जो कि थारू जनजाति के लोग फाल्गुन पूर्णिमा से 8वें दिनों तक, फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक ये मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कौन सा नृत्य, खिचड़ी नृत्य करते हैं। होली के अवसर पर करते हैं ये लोग खिचड़ी नामक नृत्य। और देखिए दशहरा, होली, दीपावली, माघ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी और बजहर इस जनजाति के, थारू जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। और बजहर नामक जो त्योहार है ये ज्येष्ठ या बैशाख में मनाया जाता है। अगला देखिए, प्रसिद्ध कौसानी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए प्रसिद्ध जो कौसानी है ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी व गरुड़। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। कौसानी जो है ये किस जनपद में, बागेश्वर जनपद में। बागेश्वर जनपद से 39 किलोमीटर पश्चिम में कोसी व गरुड़ नदियों के बीच पिंगनाथ किस पहाड़ी पर, पिंगनाथ पहाड़ी पर समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विशिष्ट पर्यटन नगर है। और कौसानी का मुख्य आकर्षण की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य आकर्षण क्या है, हिमालय दर्शन और सूर्योदय सूर्यास्त दृश्य यहाँ पर मुख्य आकर्षण है। और कौसानी का पुराना नाम क्या था, बलना इसका पुराना नाम था। पुराने समय में इसका नाम बलना हुआ करता था कौसानी का। और कौशिक मुनि की तप स्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कौसानी पड़ा। अगला देखिएगा, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए आर्थिक सहयोग व विकास संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ये 35 सदस्य देशों की एक अंत सरकारी आर्थिक संगठन है। ये ध्यान रखेंगे। इसके कितने सदस्य देश हैं, 35 इसके सदस्य देश हैं आर्थिक सहयोग व विकास संगठन के। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। देखिए अधिकांश OECD यानी कि आर्थिक सहयोग व विकास संगठन सदस्य जो हैं ये उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च है और विकसित देशों के रूप में माना जाता है इन्हें। और देखिए भारत जो है, भारत की बात करें तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है। 35 सदस्य देशों में से भारत का इसमें स्थान नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है। नारियल जो है ये किस राज्य का राजकीय वृक्ष है, जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। आप सभी लोग कमेंट भी कीजिएगा, साथ साथ में आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इस सेशन को शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो लोग शेयर कर दीजिएगा। देखिए नारियल जो है ये किस राज्य का, केरल राज्य का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केरल की राजधानी कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में।
तिरुवनंतपुरम में केरल की राजधानी है और केरल को ऐतिहासिक रूप में किस नाम से जाना जाता था? केरलम के रूप में जाना जाता था ऐतिहासिक रूप में केरल को। और देखिए यह दक्षिण भारत के मालाबार तट पर स्थित है। केरल के तट का नाम क्या है? पूछा जा सकता है, बताइए केरल के तट का नाम क्या है? तो क्या इसका नाम है? मालाबार तट इसका नाम है। यह दक्षिण भारत के मालाबार तट पर स्थित है केरल। और देखिए नवंबर 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत मलयालम भाषी क्षेत्र को संयोजित करके केरल राज्य की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे। वर्ष 1956 में, नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत मलयालम भाषी क्षेत्र को संयोजित करके केरल राज्य की स्थापना की गई। और राजकीय वृक्ष, देखिए राजकीय वृक्ष है क्या है? यहाँ का नारियल है। राजकीय फूल की बात करें, राजकीय पुष्प क्या है इसका? अमलतास। अमलतास राजकीय पुष्प है केरल राज्य का। और राजकीय फल की बात करें तो कटहल, कटहल इसका राजकीय फल है। राजकीय पशु है भारतीय हाथी, भारतीय हाथी राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी है इसका धनेश, धनेश नाम का राजकीय पक्षी है केरल राज्य का। अगला देखिए, महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? देखिए महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए कृष्णा नदी की लंबाई प्राय कितनी है? 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर प्राय कृष्णा नदी की लंबाई है। और गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रियंबकम, त्रियंबकम पहाड़ी से उद्गम होता है गोदावरी नदी का। और देखिए नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। और आपके गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। गंगा नदी का उद्गम तो अधिकांश लोगों को पता ही होगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, गेदवा मेला किस जनपद में लगता है? देखिए गेदवा जो मेला है ये किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में लगता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए उत्तरकाशी के नेटवाड़ में इस मेले का आयोजन होता है। उत्तरकाशी के नेटवाड़ में गेदवा खेल में सिंगला पट्टी के गांव जो है ये कितने धड़ों में? 2 धड़ों में विभक्त होकर मकर संक्रांति के अवसर पर गेदवा खेल खेलते हैं। किस अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है ये भी पता रहना चाहिए। किस अवसर पर? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखिए, बख्शी व सिद्धमता किसका प्राचीन नाम है? देखिए बख्शी व सिद्धमता ये प्राचीन नाम है किसका? नानक मत्ता का। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नानक मत्ता ये किस जिले में लोकेटेड है? नानक मत्ता स्थित है आपके उधम सिंह नगर जनपद में, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और ये सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है नानक मत्ता। इसके पास एक बांध भी स्थित है जिसका नाम क्या है? नानक सागर, नानक सागर बांध स्थित है नानक मत्ता के पास। और नानक मत्ता में एक पीपल का वृक्ष है जिसको पंजा साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सेशन को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वे लोग शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइएगा। डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी मेहनत से ये सीरीज़ बनाई जाती है आपके लिए ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अगला देखिए, कौसानी का पुराना नाम क्या है? कौसानी का पुराना नाम है क्या? बलना। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, गहीरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो आपका गहीरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में। ऑप्शन
सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, देखिए गहीरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उड़ीसा राज्य में स्थित एक समुद्री अभ्यारण्य है और यह उत्तर की धामरा नदी के, ध्यान रखेंगे, यह उत्तर में धामरा नदी के नदीमुख से दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के नदीमुख तक विकसित है। उत्तर के धामरा नदी के नदीमुख से दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के नदीमुख तक ये विकसित है और इसमें बंगाल की खाड़ी का कुछ भाग भी सम्मिलित है। किस अभ्यारण्य में? गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य में, ये स्थित है आपके उड़ीसा राज्य में, ये ध्यान रखेंगे। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और रात 8 बजे वाली क्लास भी आपकी आज आएगी, तो 8 बजे आप फिर से तैयार रहेगा एक इंटरेस्टिंग क्लास के लिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।